नमस्कार। पुष्पाकर कवितावली परिवार की ओर से आप सबका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। तो आज हमारे साथ जनवरी 2026 अंक के अनावरण के अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर बलराम गुप्ता जी, एक ऐसा नाम जिन्हें भारत के न्यायाधीशों और विधि शिक्षाविदों द्वारा गहरे सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। ये न्याय शिक्षा और विधि जगत में जाने माने प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर बलराम गुप्ता एक प्रतिष्ठित न्याय शिक्षाविद, वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ तथा प्रेरणादायी अकादमिक व्यक्तित्व हैं। इन्होंने दशकों तक विधि शिक्षा अनुसंधान और न्यायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। अपने 2 वर्षों तक नेशनल जुडिशल अकादमी भोपाल के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं भी दी तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात चंडीगढ़ जुडिशल अकादमी में डायरेक्टर अकादमिक्स के रूप में कार्यरत रहे। न्यायिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान की। पिछले 12 वर्षों में आपने भारत सहित अन्य देशों में न्यायाधीशों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में भी आप चंडीगढ़ जुडिशल अकादमी से ऑनररी चीफ एडवाइज़र फॉर अकादमिक मैटर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता जी का अकादमिक कार्य न्यायशास्त्र, संवैधानिक विधि और समकालीन विधिक विषयों पर केंद्रित रहा है। आपने अपने शोधार्थियों का सफलतापूर्ण मार्गदर्शन किया और आपके लेख, शोध पत्र तथा व्याख्यान विधि जगत में गंभीर विमर्श का आधार रहे हैं। आप माई जर्नी विद लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक भी हैं। इसके लोकार्पण अवसर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि यह पुस्तक न्यायाधीशों को आकार देने और न्यायिक मर्यादा को समझने के लिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अवश्य पढ़नी चाहिए। एक कुशल शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रशासक के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर बलराम गुप्ता ने विधि शिक्षा में नैतिक मूल्यों, संवैधानिक चेतना और अकादमिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ किया है। हमें अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव हो रहा है कि ऐसे प्रतिष्ठित विद्वान, न्याय शिक्षाविद एवं प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हमारे बीच आज कवितावली के जनवरी अंक के अनावरण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली परिवार की ओर से डॉक्टर बलराम गुप्ता जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अलका जी और संतोष जी, आप विधिवत पूर्वक हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बलराम गुप्ता जी का स्वागत करें। और इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जनवरी 2026 अंक के कवितावली पत्रिका का अनावरण का भी विधिवत पूर्वक हम कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर बलराम गुप्ता जी। आपने कवितावली पत्रिका के जनवरी 2026 अंक का जो अनावरण किया उसके लिए, और इसके साथ ही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा हमारे कवितावली पत्रिका का एक वीडियो प्रेजेंटेशन है वो।
तो ये जनवरी 2026 जैसा कि लोग कहते हैं अक्सर भारतीय संविधान के साथ आपके विशेष लगाव और गहरे जुड़ाव की चर्चा है। कृपया हमें बताएंगे कि ये बौद्धिक और भावनात्मक संदेश कैसे विकसित हुआ। डॉक्टर बलराम गुप्ता जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम में लाने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपका पहला प्रश्न मेरे बहुत ही दिल का प्रश्न है। सन 1964 में मैंने लॉ की क्लास, तब से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ लगाव रहा है। आज 60 साल हो चुके हैं और ये जो लव अफेयर था, इट हैज come out to be a living relationship. इन 60 सालों में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, पढ़ाया, प्रैक्टिस की और उसके बाद जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन के विजन के हिसाब से शेप किया, मेंटर किया उनको। जी। इतने सालों में जो कुछ भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया, ये एक रोमांस जो था, बहुत ही अच्छा। हमने इकट्ठे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो किया, बढ़ा आगे, और मैंने भी अपनी लाइफ को ग्रो में लाइफ में ग्रो किया। हम दोनों की जर्नी इकट्ठी चलती रही, 60 साल की जर्नी। दिसंबर 2025 का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। दिसंबर 7 से लेके 14 दिसंबर तक श्रीलंका से सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका, जी। उनके 10 जजेस, साथ में उनके चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका आए हुए थे नेशनल जुडिशियल एकेडमी में। जी। और उस दौरान मैं, इंडिया की जो टीम थी, उसमें पार्टिसिपेट किया हमने। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। उसके कंक्लूजन में मैंने इसे सजेस्ट किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर टू बी सेटअप दोनों कंट्रीज के बीच में, सो दैट ये कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ को दोनों कंट्रीज में देखा जाए कि कैसा अच्छा रहा है। जी। फिर 21 दिसंबर को एक नई बुक कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉन्च की गई, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखी थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक का महत्व है, कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट, हर पार्ट एक नई इलस्ट्रेशन, हैंड पेंटिंग, which reflects the Indian civilization, Indian culture, Indian art. इससे कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ा गया है पिछले 5,000 सालों के साथ। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बुक की गई है। पहली बार ये सारी इलस्ट्रेशंस बाहर आई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को 75 इयर्स हो गए हैं जी। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की 100 साल मनाए जाएंगे, इन इलस्ट्रेशन से एक बहुत ही अच्छा स्वदेशिक संविधान बनेगा। वो हमेशा दूसरे कंट्रीज के लिए भी अच्छा होगा। मेरी जर्नी संविधान के साथ बहुत ही अच्छी रही है, मैं खुश हूं उसके कारण से।
जी डॉक्टर बलराम जी, इसी के साथ में एक प्रश्न और इसी से कर लेता हूँ। जो विषय आप पर आप चर्चा कर रहे हैं कि जैसे संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, और क्या आप मानते हैं कि जो संविधान आज हम बात कर रहे हैं जिस पर, भारतीय संविधान की, कि उसमें और कुछ ज़रूरतें हैं संशोधन की, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया जो है और सुदृढ़ हो सके हमारी? आज तक 75 इयर्स में 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। जी। टाइम के साथ कोई भी चेंज जो रिक्वायर होता है, पार्लियामेंट उसको कैरी आउट करती है। 1950 का संविधान आज के दिन 2025 में बहुत चेंज हो चुका है। संविधान ग्रो करता है पार्लियामेंट के थ्रू और जुडिशरी के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट हुई 1973 में। कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार अमेंडमेंट किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस के बेंच ने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स है जी। वो चेंज नहीं होने चाहिए। ये नहीं मतलब कि पार्लियामेंट उनको चेंज नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती, बाकी प्रोविजंस को कर सकती है। 52 साल के इस जर्नी में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में 22 अमेंडमेंट निकाली गई। उन 22 में से 15 अमेंडमेंट ऐसी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करती। जी। सिर्फ 7 ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही थी, इसलिए उनको ठीक नहीं माना गया। जी। मेरे हिसाब से अब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है विद द चेंज ऑफ टाइम्स, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जी। 3 ऑर्गन्स, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अगर कहीं पे वो गलत चीज करते हैं तो जुडिशरी उस चीज को चेक करती है, और उसके हिसाब से अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड करती है। ये डिसिप्लिन, ये सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जरूरी है। इसी के कारण से हम आगे बढ़ सके। डॉक्टर बलराम जी, आपका क्या मानना है कि इसमें अभी जैसे कि पूरी आपको संविधान जो हमारा है भारतीय, उसका पूरा ज्ञान है, तो उसमें आपकी आपकी राय में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ और आपके हिसाब से ज़रूरत है कुछ अमेंडमेंट की? पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, आप पर्सनली क्या महसूस करते हैं, मैं वो जानना चाहता देखो, ऐसे है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो तरह से ग्रो करता है। हूँ। जी। मेरे हिसाब से जो पार्लियामेंट कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, संविधान को चेंज ऑफ टाइम्स के साथ आगे बढ़ा रही है, वो ठीक हो रहा है। पहले जो थी बात, उसमें ये सिचुएशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा अमेंडमेंट की जा रही थी। आज के दिन वो सिचुएशन नहीं है और कोई ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जी। ठीक चल रहा है सारा सिस्टम। डॉक्टर बलराम गुप्ता जी, संसदीय संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था में
आपके विचार में सर्वोच्चता संसद की होती है या संविधान की? कृपया इसे स्पष्ट करें। संविधान की होती है, पार्लियामेंट की नहीं होती। जी। उसका कारण ये है, जब सिस्टम में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जी। ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है, ना ही एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ने क्रिएट किए हैं ये तीन ऑर्गन्स। जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर है इन तीन ऑर्गन्स का। जी। अरे ये तीन ऑर्गन्स वही कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको अलाउ करता है। जी। कॉन्स्टिट्यूशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पार्लियामेंट अगर सोचती है कोई चेंज करना है, वो कर सकती है, जी। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो नहीं चेंज कर सकती। जी। वो बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स वही रहने चाहिए, लेकिन जो चेंजेस रिक्वायर्ड है, टाइम के साथ जो रिक्वायर्ड है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन जी। संविधान ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं। ना ही जुडिशरी भी सुप्रीम नहीं है। जी। जहां पे जुडिशरी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं करती, वो भी डिक्लेयर की जाती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दो राय नहीं है। जी। सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया को न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व क्यों मानते हैं? उनके कौन से गुण आपको विशेष रूप से प्रेरित करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने बहुत जजेस को शेप किया है। एम एन वेंकटचलैया एक ऐसे जज है जो कि एक मॉडल है बाकी सबके लिए। जी। उसका कारण है, वो जज बने थे 1975 में जी। कर्नाटका हाई कोर्ट के। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए 1987 में जी। बात चली। चीफ जस्टिस आर एस पाठक थे जी। इंडिया के। जी। उन्होंने उनको फोन किया कि हम सोच रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए। जी। वेंकटचलैया जी ने कहा, मैं कर्नाटका हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पे हूँ सीनियोरिटी में। जी। ऑल इंडिया सीनियोरिटी में मेरा नंबर शायद और भी नीचे होगा। जी। आप मेरे को सुप्रीम कोर्ट में कैसे ला सकते हो? चीफ जस्टिस पाठक ने कहा, वो मैंने देखना है, वो आपने नहीं देखना। जी। हमने बड़े सोच के साथ आपका नाम पिकअप किया है। तो वो कहते ठीक है। उसके बाद उनका केस भेजा गया गवर्नमेंट को। कुछ दिनों बाद लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया शिवशंकर, जी। वो बेंगलोर आए किसी और जज के बेटे की शादी में। वहां पे वो जस्टिस एम एन वेंकटचलैया को मिले। जी। वो कहने लगे कि आपकी फाइल आई हुई है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए, जी। आप प्राइम मिनिस्टर को मिलिए। वेंकटचलैया जी ने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर को क्यों मिलूं? लॉ मिनिस्टर साहब कहते, अगर आप अब जज बन जाओगे, कुछ ही देर बाद आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी नंबर आएगा। जी। आप सोच लो, प्राइम मिनिस्टर को मिल लो। वो कहते मैं नहीं मिलूंगा। जी। तो लॉ मिनिस्टर कहने लगे, क्या मैं बता सकता हूं प्राइम मिनिस्टर को कि आपने मना कर दिया है मिलने से?
कहते जब मैं मना कर रहा हूं तो मैं क्यों कहूं कि नहीं कह सकते आप? उनको बता दो कि मैंने मना किया। जी। लॉ मिनिस्टर को बड़ा अजीब लगा ये चीज। गए दिल्ली वापस प्राइम मिनिस्टर को मिले। उनको बताया कि उन्होंने मिलने से आपको इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उस टाइम पे। जी। उन्होंने कहा कहाँ है उनकी फाइल, फाइल लॉ, और एकदम क्लियर कर दी। कहते अगर हमारे देश में ऐसे जज हैं जो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलने से मना कर सकते हैं, वो तो जरूरी ही सुप्रीम कोर्ट में लाने चाहिए। जी। उनकी फाइल क्लियर हुई और सुप्रीम कोर्ट के जज बने। कहने का मतलब है उनका, देखो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस बनने के लिए आप नहीं मिलना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर को। वो कहते जो होगा वो ठीक है, मेरे को मिलने की क्या जरूरत है। जी। ये एक मॉडल जज की बात है। बहुत बढ़िया बात है। आज वो 96 साल से ऊपर की एज है उनकी, जी। और उनका नाम है, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी जजमेंट्स, उनका सारा कुछ किया हुआ, जी। उनकी कंट्रीब्यूशन नेशनल जुडिशियल एकेडमी को सेटअप करने में बहुत अच्छी रही है। तो मेरे उससे मैं ये कहता हूं कि वो एक मॉडल जज है जी। जो सबको उनको फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं तो मैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की यात्रा के पीछे एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। मैं बताता हूँ आप, मैंने एलएलबी की थी 1966 में, और मेरे भाई बड़े वकालत करते थे, और वो मेरे को कहने लगे कि आप आ जाओ बलराम, हम इकट्ठे मिलके वकालत करेंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा आप एलएलएम नहीं कर सकते हो, आप तो डिबेट्स डिक्लेमेशंस में घूमते हो, एलएलएम के लिए बड़ा सीरियस काम करना पड़ता है। चैलेंज किया मेरे को। उन दिनों में एलएलएम में पहली अटेम्प्ट में कोई नहीं पास होता था, 2 3 4 अटेम्प्ट में जाके बाद कोई एक जना पास होता था। जी। मैंने वो चैलेंज लिया। इसके साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ जी। 1966 में मैंने जब लॉ किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लॉ ऑडिटोरियम है, जी। वो उस टाइम पे बना ही था। उसकी कैपेसिटी 1000 के करीब की है, और वो इतना अच्छा था ऑडिटोरियम कि देखने को भी, और वहां पे जाके बोलने के लिए एक प्रेरणा थी। जी। मेरे को मौका नहीं मिला था उस ऑडिटोरियम में तब तक बोलने का। जी। मैंने कहा 2 साल एलएलएम का मैं ज्वाइन करता हूँ, और मेरे को अच्छे मौके मिलेंगे उस ऑडिटोरियम में बोलने के लिए। एक वक्ता के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, जी। ऑडियंस, वेन्यू। मेरे जो अट्रैक्शन थी वो ये थी कि मेरे को मौका मिलेगा इस ऑडिटोरियम में बोलने का। जी। तो इस कारण से मैंने एलएलएम ज्वाइन की। खूब वहां पे मौके मिले, और पहली अटेम्प्ट में ही एलएलएम की। एक बार एलएलएम कर ली जी। तो फिर मैं एकेडमिक कैरियर में गया, प्रोफेशन में नहीं गया। ये थी एक कहानी अपने में ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत लिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप अपने शिक्षण एवं वकालत के लंबे अनुभव के दौरान क्या कुछ ऐसे यादगार या रोचक प्रसंग रहे हैं जिन्हें आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, डॉक्टर बलराम गुप्ता जी? मेरे इतने लंबे अक्सर में कई ऐसे मौके आए जो कि चैलेंज था। जी। प्रोफेशन में भी, टीचिंग में भी मैंने, मेरे को बहुत अच्छी
मौके मिले, भारत में भी और भारत के बाहर भी। जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने लेक्चर्स दिए, जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी मैंने जाके लेक्चर दिए। वो जो अभ्यास था बहुत अच्छा रहा। फिर प्रोफेशन में जब मैं आया, एक चैलेंज था। भाई जज थे, मैं प्रोफेशन में आ रहा था। जी लोगों ने कहना था कि भाई जज बना है और ये प्रोफेशन में आ गए। मैं ये चीज सुनना नहीं चाहता था। जी मेरे भाई की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। जी फैमिली में कोई और नहीं था जो कि उनका काम संभाल सकता। जी मेरे वाइस चांसलर मेरे को छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे। वो कहते थे, बलराम तुम्हारे टीचिंग में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी रही है जी और इस कारण से आप टीचिंग में रहो, मैं आपको सबैटिकल लीव दे देता हूँ। जी मैंने सोचा, बलराम तुम ऐसे नहीं जा रहे कि आप बिगिनर हो, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपने एक पर्टिकुलर लेवल अचीव किया है टीचिंग में। जी मैं प्रोफेशन में आया, 1 साल हुआ था, मेरे को चीफ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट के उन्होंने बुलाया। जी कहते, डॉक्टर गुप्ता हम सोच रहे हैं आपको सीनियर एडवोकेट बनाने का। जी मैंने 30 सेकेंड लिए और उनको कहा कि नहीं। वो हैरान हुए, कहते ये क्या चीज है। लोग लॉयर्स जो हैं वो इतना मांगते हैं कि हमें सीनियर बनाओ और आप ना कह रहे हो। मैंने उनको कहा, ये आप पे रिफ्लेक्शन आएगी कि इनके भाई जज बन गए हैं और उन्होंने इनको सीनियर बनवा दिया। कहते मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। उन्होंने मेरे को हक किया। जी कहते आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 10 साल हुए, आई वॉज डेजिग्नेटेड, सीनियर बनाया गया मैं। उससे जो मेरे को एक अच्छा लगा, अगर मैं 10 साल पहले बन जाता मेरे को थोड़ा फर्क पड़ता। जी लेकिन जो सेटिस्फेक्शन 10 साल के बाद सीनियर बनने की मेरे को मिली, वो सेटिस्फेक्शन उस टाइम नहीं मिलती थी। जी दोनों का कैरियर ऐसा रहा कि अल्टीमेटली नेशनल जुडिशियल एकेडमी जी में जाने का मौका मिला। मैं अपने चीफ जस्टिस को मिला, जी मैंने उनको बताया कि मेरा बेटा जो वकालत करता है, जी वो कहता, पापा ये आपके हार्वेस्टिंग ईयर्स है जी और आप भाग रहे हो, यहां से जा रहे हो। मेरे चीफ जस्टिस ने एक ही चीज कही, जी बलराम 2 बातें हैं। एक तो हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल। 22 साल जी का टीचिंग का एक्सपीरियंस, 22 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कोई जी दूसरा बलराम नहीं है हमारे पास। जी दूसरी बात, टाइम आता है आपने सोसाइटी को देना है। जी आपने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया, अब मौका है आपका देने का। इस बैकग्राउंड में मैं गया था नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जी जिससे कि सारी चीज वहां पे जी मेरे को मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। जी इंडिया के, भारत से बाहर के जजेस जी को मैं ट्रेन कर सका, मेंटर कर सका, शेप कर सका। चंडीगढ़ वापस आया, चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में जी मेरा बहुत लंबा रहा है। 2015 में आया था नेशनल जुडिशियल एकेडमी से,
और अब अभी मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, जी। जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन। तो मेरी ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। इसके साथ मैं रोटेरियन हूँ पिछले 50 साल से, जी। और उसमें जो काम करने का, सोसाइटी को देने का, इवन एज अ टीचर ऑल्सो, जी। मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला है। जी ये डॉक्टर। जर्नी बहुत जी। सेटिस्फैक्टरी रही। जी। इनफैक्ट मार्च 2025 में हाँ। मेरे को एक नेशनल अवार्ड दिया गया, जो आपने मेंशन किया, जी। फॉर शेपिंग एंड मेंटरिंग द जजेस अक्रॉस इंडिया, बियॉन्ड इंडिया। जी। देखो मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। तो डॉक्टर बलराम गुप्ता जी, अब ये तो बातें हो गई, व्यवसायिक जीवन के बारे में भी आपसे बात होगी। थोड़ा सा मैं आपके परिवार की ओर चलता हूँ कि जैसे आपका जीवन वकालत और शिक्षा को समर्पित रहा। क्या आपकी अर्धांगिनी श्रीमती शशि जी कभी ये महसूस करती हैं कि वकालत ने उनसे आपका समय छीन लिया? और एक इसके साथ ही दूसरा प्रश्न भी जोड़ लेता हूँ, दोनों का एक ही साथ आप उत्तर दें कि आपके पुत्र और पुत्री दोनों ही आपसे प्रेरणा लेते हैं, और उनके जीवन कैरियर उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने 22 साल वकालत की। मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, रहता था ग्राउंड फ्लोर पे। जी। मैं वहां पे अपने ऑफिस में सुबह 4 बजे टेबल पे होता था। जी। 8 बजे के बाद तैयार होके कोर्ट जाना, जी। वापस शाम को आना, फिर ऑफिस में। रात को 10 बज जाते थे, 11 बजते। जी। आपने ठीक कहा, जो लीगल प्रोफेशन है, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जी। अगर काम है तो रोजेज है, अगर काम नहीं है तो बेड है। आप जी। रेस्ट कर सकते हो, टाइम है सारा वो करने का। करेक्ट। जी। एक लॉयर के लिए, फैमिली के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं शाम को, रात को 11 बजे बेडरूम में आता था, तो मेरे को शशि कहती थी, अब क्यों आए हो? मैंने कहा हंसकर, वहां ऊपर नींद नहीं आती, जी। तो फिर अब आने की क्या जरूरत थी? जी। कई बार तो डाइवोर्स पिटीशन की भी बात होती थी, और वो कहती आप डालो और आप ही मेरी वकालत करोगे। ये चीजें एक जर्नी का पार्ट है, जी। लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, जी। चाहे मेरा टीचिंग करियर था, चाहे प्रोफेशनल करियर था, चाहे एक जजेस की ट्रेनिंग का था, उनके बगैर ये काम नहीं कर सकता था मैं। उनकी सपोर्ट के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता था। जी। आज के दिन मैंने ये चीजें जो अचीव की, उनकी पूरी सपोर्ट रही, उनकी पूरी हेल्प रही। उसी कारण से ये सब कुछ अचीव कर सका। मेरी डॉटर है और बेटा है। जी। जो डॉटर है वो भी टीचिंग करियर में है उनका। जी। 8 साल की एकेडमिक रिकॉर्ड में बीकॉम ऑनर्स किया उन्होंने, 3 साल, 3 साल का लॉ किया, 2 साल की एलएलएम की। 8 साल में कभी सेकंड पोजीशन नहीं थी उनकी, हमेशा फर्स्ट पोजीशन। उनकी शादी हुई एक लॉयर से। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए गई, तो उनसे पूछा गया कि आप टीचिंग के लिए क्यों आए हो, क्योंकि हस्बैंड वकालत में थे। तो उसका जवाब ये था कि मेरा जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड है। जो आउटसाइड एक्सपर्ट थे उन्होंने वाइस चांसलर से पूछा ये किसकी बेटी है। उस दौरान मेरा नाम आया, वो टीचिंग में आ गई, और आज के दिन वो बहुत कंट्रीब्यूशन कर चुकी है। अभी 2025 में
उसको नेशनल अवार्ड मिला है ऑफ बीइंग द बेस्ट लॉ टीचर ऑफ जी द ईयर 2025। जी बुक्स भी लिखी हैं और बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसकी। मेरे लिए वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री एस्पेक्ट है। मेरा बेटा भी वकालत में है। उसने वकालत शुरू की, मेरे साथ नहीं करना चाहता। उसका रीजन था, कहता मैं तो इंडिपेंडेंट करूंगा, आपके साथ रह के आपकी शैडो में ही रह जाऊंगा। इंडिपेंडेंट केसेस आर्ग्यू। मेरे को याद है एक बार उन्होंने किसी जज के सामने बहुत अच्छा केस आर्ग्यू की, कंपैरेटिव पोजीशन, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, डिफरेंट कंट्रीज की स्टडी करके, एग्जामिन करके उनने केस आर्ग्यू किया। तो जज साहब ने पूछा अपने कोर्ट मास्टर से, ये जी किसका बेटा है? उस कोर्ट मास्टर ने बताया ये बलराम का बेटा है। जज साहब को वैसे नहीं पता, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करता था। आज मेरे को खुशी है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है केस आर्ग्यू करने, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी जाता है जी वो केस आर्ग्यू करने। तो बच्चे एक एसेट है, जी अगर वो अच्छा करते हैं आपकी लाइफ जर्नी उससे अच्छी बनती है। जी मैं बड़ा खुश हूं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। आपसे बहुत सारी बातें हुई। आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में आज के सम्मिलित हुए डॉक्टर बलराम गुप्ता जी। मैं आपको बहुत तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपसे जो बातें हुई, बहुत कुछ आपने ज्ञानवर्धक किया हमारे कवितावली परिवार के सदस्यों का भी, श्रोताओं का भी, दर्शकों का भी। पुष्पकर जी, मेरे को भी जी ये बहुत अच्छा लगा। जी आपका बहुत आपका बहुत धन्यवाद। जनवरी का इशू जी 2026 का, जी मेरा सौभाग्य है कि मैं उसको रिलीज कर सका। मैंने उसको देखा, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की मैं बात ये है। कहता हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक सेवा कर रहे हो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जी भगवान आपको सेहत, लंबी उम्र दे और आप ये काम करते रहो। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपकी इन इस ब्लेसिंग्स के लिए मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर बलराम गुप्ता जी। और दुर्गेश प्रयागी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर उसके लिए। तो दुर्गेश प्रयागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैं दुर्गेश प्रयागी, कार्यकारिणी सदस्य कवितावली, सर्वप्रथम कवितावली परिवार की ओर से गरिमामय अनावरण समारोह को अपनी स्नेहपूर्ण उपस्थिति और बौद्धिक गरिमा से विशिष्ट बनाने हेतु हमारे माननीय मुख्य अतिथि, प्रख्यात न्याय शिक्षाविद डॉक्टर बलराम गुप्ता जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर बलराम गुप्ता जी की उपस्थिति ने हमें यह स्मरण कराया है कि साहित्य और न्याय दोनों ही सत्य, विवेक, मानवीय मूल्यों की साधना है। एक न्याय शिक्षाविद के रूप में आपका जीवन हमें यह संदेश देता है कि शब्द केवल भाव नहीं रचते, वे समाज की दिशा भी निर्धारित करते हैं। उनके विचारों और मार्गदर्शन से यह आयोजन न केवल साहित्यिक बल्कि वैचारिक रूप से भी समृद्ध हुआ है। यह समारोह मात्र पत्रिका के अनावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साहित्य की उस सतत यात्रा का साक्षी बना है जहां न्याय, संवेदना और सृजनशीलता एक दूसरे से संवाद करती है। इस अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी आदरणीय कवियों, साहित्यकारों, चिंतकों और रचित श्रोताओं का कवितावली परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से जनवरी 2026 अंक के प्रकाशित सभी आदरणीय रचनाकारों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। आपकी रचनाएं इस अंक की आत्मा है, जो समकालीन समाज, मानवीय सरोकारों और सृजनात्मकता चेतना को स्वर देती हैं। नव वर्ष के आगमन की इस बेला में आप सभी को नव वर्ष 2026 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। कामना है कि यह वर्ष आपके जीवन में न्याय, संतुलन, सृजन और सकारात्मकता परिवर्तन लेकर आए तथा साहित्य और विचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए। अंत में इस आयोजन को सफल और स्मरणीय बनाने में प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी साथियों और साहित्य प्रेमियों के प्रति कवितावली परिवार कृतज्ञता व्यक्त करता है। आप सभी का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। जय साहित्य, जय भारत।